हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपर एंड स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। ये है हमारा लेक्चर 1, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आईबीएस के बैच को। इस बैच को हमने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट रहेगा केस स्टडी सॉल्यूशन का एंड सेकंड पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का। तो सबसे पहले हम आपके 15 से 20 केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलते एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लिए तो हमारे इंस्टीट्यूट ने टोटल 10 केस स्टडीज इशू करी है मई 2025 एग्जाम्स के लिए। इन्हीं केस स्टडीज को हम लोग इस आईबीएस की सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग केस स्टडी 1 को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से आपको केस स्टडी को समझना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को सर्च करना है एंड कैसे आपको उन्हें आंसर करना है। ये सब चीजें आपको आज के सेशन से सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारी केस स्टडी 1 को। तो ये है हमारी केस स्टडी 1। सबसे पहली चीज कि सर ये केस स्टडी की पीडीएफ हमें मिलेगी कहाँ पे। तो ये आपको आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर आप इसको हमारे पीडब्ल्यू ऐप एज वेल एज टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको इस सब जगह ये 10 केस स्टडी वाली पीडीएफ मिल जाएगी जो कि स्पेसिफिकली मई 2025 के लिए रिलीज हुई है। अब इस केस स्टडी में सबसे पहले है आपकी केस स्टडी के पैराग्राफ। तो हमें कभी भी केस स्टडी के पैराग्राफ नहीं पढ़ने हैं स्टार्टिंग में। हम डायरेक्टली चलते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर हम लोग आपके केस स्टडी को रीड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आंसर्स करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है। हम चल रहे हैं आपके डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। तो यहां पर आपकी केस स्टडी होती है एंड। केस स्टडी एंड होने के बाद आपको यहां पर मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू भी हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं हम आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से। तो हम सबसे पहले आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे। हम इनके रिलेवेंट कंसेप्ट को आपके स्टडी मैट में सर्च करेंगे। स्टडी मैट में सर्च करने के बाद कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग आपकी केस स्टडी पे इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो ये सेशन आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है जो कि फर्स्ट टाइम केस स्टडीज को सॉल्व करना चाहते हैं, केस स्टडी को सीखना चाहते हैं। तो आप ये सेशन रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.6 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला है इवैल्यूएट द intricate value chain of R&R focusing on the production, acquisition, distribution and exhibition of movies। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोला है आपसे कि आपको इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है? आपको वैल्यू चेन इवैल्यूएट करना है आर एंड आर का। अब सर आर एंड आर क्या है? तो आर एंड आर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसकी डिटेल केस स्टडीज में अवेलेबल होगी। हमें आर एंड आर की वैल्यू चेन ऑर्गेनाइज इवैल्यूएट करनी है। वैल्यू चेन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन से कंसेप्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है। तो वैल्यू चेन का कंसेप्ट आपने केवल एससीपीएम में पढ़ा होगा, जो कि हमारा कॉस्टिंग है। और एससीपीएम में ये है हमारा वैल्यू चेन का कंसेप्ट। आज से थोड़ा सा राइटिंग से आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि हमारा पुराना वाला सिस्टम में कुछ इशू है, तो हम लोग नए सिस्टम पर आज सब चीजें नोट कर रहे हैं। तो राइटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेशन से हम आपके पुराने सिस्टम पे आ जाएंगे तो राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है आपकी फर्स्ट लाइन पढ़ते कि एससीपीएम का वैल्यू चेन का कंसेप्ट है। और फिर यहां पर सेकंड पार्ट में बोला है डिस्कस द ऑपरेशनल चैलेंजेस इन ईच स्टेज एंड हाउ दे अफेक्ट कंपनीज एफिशिएंसी एंड ओवरऑल सक्सेस। तो हमें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना है आपके चैलेंजेस जो कि आपके हर स्टेज में है। कौन से स्टेज में सर? तो ये जो स्टेज आपको ऊपर दे रखे हैं, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन वाले, इन सभी स्टेज के चैलेंजेस हमें डिस्कस करने हैं और कैसे ये कंपनी की एफिशिएंसी और सक्सेस को इंपैक्ट करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लगभग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज आ रहा है वैल्यू चेन का, लेकिन सर हमें वैल्यू चेन पता ही नहीं क्या होता है। तो सबसे पहले हमें सर्च करना होगा वैल्यू चेन के कंसेप्ट को, समझना होगा वैल्यू चेन को। और एक बार हम वैल्यू चेन समझ गए फिर हम लोग केस स्टडी पर उसको अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू चेन को ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा आपके कॉस्टिंग के इंडेक्स पे।
तो यहाँ पर है हमारे पास कॉस्टिंग का इंडेक्स। सर ये कॉस्टिंग का इंडेक्स मिलेगा कहाँ पे? तो ये भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं सीए रोहित चीपर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको आईबीएस के सारे मटेरियल और आपकी बाकी सब्जेक्ट के मटेरियल भी अवेलेबल रहेंगे। अब इस इंडेक्स के अंदर सबसे पहले अगर आपने एससीपीएम पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वैल्यू चेन आपके कौन से चैप्टर में है। तो आपका वैल्यू चेन है आपके चैप्टर नंबर 1 में। जिन स्टूडेंट ने पढ़ रखा है उनको थोड़ा आइडिया होगा। अगर आपने एससीपीएम नहीं पढ़ा है, कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है, तो आप इस इंडेक्स को 3 से 4 बार रीड कर सकते हैं। अगर 3 से 4 बार रीड कर लेंगे तो आपको बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक कवर है। अभी के लिए हमें यह पता है कि फर्स्ट चैप्टर में वैल्यू चेन का कंसेप्ट है। फर्स्ट चैप्टर का इंडेक्स है पेज नंबर 1 पे ही, यानी यहीं पर इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है। अब इस इंडेक्स में हमें ढूंढना है वैल्यू चेन कहां पर है। तो इस इंडेक्स में मैं सर्च करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये बोलता है मैनेजिंग कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली का कंसेप्ट है, जहां पर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की डिस्कशन है। उसके नीचे अंडरनेट पिलर है और यहां पर है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। तो पेज नंबर 1.6 पर है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। हमें जाना है पेज नंबर 1.6 पे। वहां पर वैल्यू चेन के कंसेप्ट को समझेंगे और समझने के बाद केस स्टडी पे अप्लाई करेंगे। तो ये है हमारा स्टडी मैट और इसके फर्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है एससीपीएम कॉस्टिंग का। हमें जाना है पेज नंबर 1.6 पे। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 1.6। यहां पर हमें वैल्यू चेन का कंसेप्ट मिलेगा। यहां पर हमें वैल्यू चेन दिख रहा है, देखते कहां पर डिटेल है इसकी। तो ये रहा आपका वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट। तो सबसे पहले इस वैल्यू चेन के कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। यहां पर वैल्यू चेन के लिए बोला है कि माइकल ई पॉर्टर इन 1985 एडवोकेटेड यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन एनालिसिस का यूज क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? ये आपका वो एडवांटेज या बेनिफिट है जो कि आपको अपने कंपटीशन से आगे रखता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपको अपनी कंपनी के अंदर क्या आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपकी क्वालिटी है, आपकी प्रोसेस है, आपकी टेक्नोलॉजी है। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज हमें हमारे कॉम्पिटिटर से आगे रखती है। The value chain is a sequential chain of activities that leads to delivery of final product to the customer। फिर वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करा कि एक चेन ऑफ एक्टिविटी है और इस चेन ऑफ एक्टिविटी आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहती है और आपके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करती है। इट ऑल्सो डिपेक्ट्स हाउ वैल्यू अक्यूमुलेट टू द कस्टमर, एंड ये आपको बताती है कि किस तरह से वैल्यू आपके कस्टमर को मिल रही है। तो ये आपका वैल्यू चेन का कंसेप्ट है। आपको अपनी एग्जाम की नोटबुक में वैल्यू चेन के कंसेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर यहां पर क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में आपको एक वैल्यू चेन का डायग्राम दिया है। अगर एग्जाम में आपको टाइम मिले तो आप डायग्राम बना सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जनरली डायग्राम के मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो प्रेजेंटेशन का थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको हो सकता है एग्जामिनर कहीं ना कहीं थोड़ी लीनियन मार्किंग करके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। तो टाइम मिलेगा तो डायग्राम बना दीजिए, नहीं तो आपको केवल कंसेप्ट पर फोकस करना है। अब यहां पर समझाया है वैल्यू चेन कंप्राइज ऑफ एक्टिविटी इन 2 सेट्स, फर्स्ट बीइंग प्राइमरी एक्टिविटी वर्टिकल which are being involved in transformation of a product और provisioning of a service। सबसे पहले बताया कि वैल्यू चेन में 2 सेट ऑफ एक्टिविटी है। पहली है प्राइमरी, जिसको वर्टिकल बोला है। वर्टिकल मतलब क्या है सर? वर्टिकल मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है आपकी वर्टिकल एक्टिविटीज। तो ये 5 एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं ये है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। और इनका काम क्या है? इनका काम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट को डेवलप करना या फिर सर्विस को डिलीवर करने में ये काम आती है। वेयर इज सेकंड सेट इज सपोर्ट एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल। जो सेकंड सेट ऑफ एक्टिविटी वो सपोर्ट है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टली गिवन है। हॉरिजॉन्टली मतलब यहां पर आपको जो हॉरिजॉन्टल व्यू में गिवन है ये सब आपकी सपोर्ट एक्टिविटी है। इनका काम क्या है? इनका काम है सपोर्ट करना आपकी प्राइमरी एक्टिविटी को। सपोर्ट परफॉर्म प्राइमरी एक्टिविटी, यानी आपकी जो बेसिक जो आपका प्राइमरी काम है उनको ये सपोर्ट करती है। मार्जिन इज द
मार्जिन इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू दैट कस्टमर इज विलिंग टू पे ओवर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म ऑफ द प्रोडक्ट। मार्जिन क्या है? मार्जिन इस डायग्राम में आप यहां पर देख सकते हैं। मार्जिन ये एक्सेस वैल्यू जो कि आपके कस्टमर को मिल रही है, और ये एक्सेस वैल्यू आपकी ओवर एंड अबव दी कॉस्ट है। यानी कस्टमर को अगर 100 रुपीज की वैल्यू मिल रही है और उसकी कॉस्ट 90 रुपीज है, तो 100 माइनस 90 10 रुपीज यहां पर आपका मार्जिन होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपकी वैल्यू चेन और प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है, और फिर यहां पर प्राइमरी एक्टिविटी को समझाया है। प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक है, जहां पर आप लोग कवर करते रिसीविंग, स्टोरिंग, हैंडलिंग रॉ मटेरियल इनपुट। तो आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक में आप अपने इनपुट पर फोकस करते हैं कि आपका जो भी प्रोसेस है या प्रोडक्ट है उसके लिए इनपुट क्या रहेगा। फिर यहाँ पर और डिटेल बताइए, एक इलस्ट्रेशन बताया है। ये सब रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के टाइम पे, हमारे रिलेवेंट है कि कंसेप्ट क्या है और कंसेप्ट के कीवर्ड्स क्या है। तो हमने वैल्यू चेन एक्सप्लेन किया, फिर हम प्राइमरी एक्टिविटी में इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करते टाइम आपकी जो इनिशियल फ्यू लाइंस है इन्हीं को आपको लिखना है। जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक में जो इनिशियल फ्यू लाइन थी, रिसीविंग, स्टोरिंग, हैंडलिंग रॉ मटेरियल, यही आपका कीवर्ड है और यही आपको लिखना है। इसके आगे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हम लोग आपकी केस स्टडी के रिलेवेंट पार्ट अप्लाई करेंगे, तो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये सिंगल लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है। सेकेंड ऑपरेशन के लिए बोला है कि यहां पर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड सर्विस। तो पहले वाले स्टेप में इनबाउंड में आपने रॉ मटेरियल को मैनेज किया, सेकंड में आपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया आपके आउटपुट में। तो ये आपकी सेकंड ऑपरेशन एक्टिविटी थी। नेक्स्ट है आपका आउटबाउंड। आउटबाउंड में क्या कर रहे हैं? आउटबाउंड में आपका स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड टू कस्टमर। तो आपका सेकंड स्टेप में जब गुड्स बन गया, तो थर्ड स्टेप में हम उसको डिलीवर करेंगे कस्टमर को, ये हमें आउटबाउंड ने समझाया। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या है? हमें हमारे प्रोडक्ट को मार्केट करना है या फिर हमारी ब्रांड को डेवलप करना है। तो दिस कंप्राइज मार्केट रिसर्च टू डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स दैट कंपनी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो मार्केटिंग जहां पर भी यूज होता है तो आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करनी है आपकी 4P की। आपने क्लास 11th में बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, मार्केटिंग को 4P से डिफाइन करते हैं, जो कि है आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो इतनी सी लाइन आपको मार्केटिंग के लिए एक्सप्लेन करनी कि आपने एक बार गुड्स को आपके कस्टमर तक पहुंचा दिया, तो आपको मार्केटिंग और सेल्स भी करनी है। मार्केटिंग और सेल्स के बाद फाइनल है आपकी आफ्टर सेल सर्विस, यानी जो गुड्स आपने सेल करा है अब आपको उसको सपोर्ट देना है या फिर उसकी सर्विस देनी है। गुड्स में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को आपको ठीक करना है। तो ये आपका जो वारंटी वाला पार्ट होता है वो आपका आफ्टर सेल सर्विस में कवर है। So include all those activity after point of sale such as installation, training and repair। तो जो ट्रेनिंग है, इंस्टॉलेशन है, रिपेयर है, सब आपका आफ्टर सेल में कवर होता है। तो ये आपकी 5 प्राइमरी एक्टिविटी हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे सपोर्ट एक्टिविटी में। सपोर्ट एक्टिविटी क्या है? जो कि प्राइमरी को सपोर्ट करती है, इन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास राइट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अपने गुड्स को डिलीवर करने के लिए। सो हाउ द फर्म इज ऑर्गेनाइज, किस तरह से फर्म ऑर्गेनाइज है। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू लीगल, जनरल मैनेजमेंट, एडमिन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, पब्लिक रिलेशन। तो जो भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी के अलावा जो कि आपकी एडमिन में आता है, फाइनेंस में आता है, जो जनरल एक्टिविटी है, उन सभी को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन को आपकी प्राइमरी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए ताकि आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर सके। So describe how firm uses technology such as research and development। तो यहाँ पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपका HR होता है, जो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और आपके एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करता है। हाउ पीपल कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बेसिकली इट डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी एम्प्लॉय को डीलिंग से रिलेटेड है। एंड लास्ट है आपकी सपोर्ट प्रोक्योरमेंट, यानी आप जो इनपुट परचेस कर रहे हैं वो इनपुट आप कौन से सप्लायर से परचेस कर रहे हैं, कैसे सप्लायर का सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपके परचेस ऑर्डर अप्रूव हो रहे हैं, ये सब प्रोक्योरमेंट में आता है। तो परचेजिंग बट नॉट जस्ट लिमिटेड टू मटेरियल, यहां पर हम परचेस कर रहे हैं, केवल मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, यानी मटेरियल के साथ साथ सप्लायर की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आपके पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब बातें यहां पर आती है। तो फाइंडिंग न्यू एक्सटर्नल वेंडर को ढूंढना है, वेंडर से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है ताकि कंटिन्यू सप्लाई रहे। नेगोशिएटिंग प्राइसेस इन्वॉल्व है,
और यहाँ पर आपकी अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, ये सब है आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज। तो वैल्यू चेन को हम समझ चुके हैं लगभग। वैल्यू चेन ने यहाँ पर आपको एकदम ओवरव्यू में बता रखा है कि आपकी दो एक्टिविटी, प्राइमरी और आपकी सपोर्ट। प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इसको हमें आपकी केस स्टडी से रिलेट करना है। चलते फिर से केस स्टडी पे एक बार। तो इस क्वेश्चन नंबर 1.6 में सबसे पहले वैल्यू चेन को हमने एक्सप्लेन कर दिया प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे केस स्टडी पे। केस स्टडी पे जाके जो रिलेवेंट पार्ट है आपका केस स्टडी का, जो कि वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करता है, उस पार्ट को हम लोग आपके आंसर के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आंसर का फर्स्ट पार्ट कंसेप्ट हमने लिख दिया है, सेकेंड पार्ट उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है, जो कि हमें केस स्टडी पढ़ के समझ में आएगा। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको केस स्टडी पे। अब केस स्टडी पढ़ने का आपके पास पर्पस है, क्या पर्पस है सर? हमारा पर्पस है कि हमें हमारी जो कंपनी थी R&R, इस R&R के बिजनेस की जो वैल्यू चेन की एक्टिविटी है, इनको हमें समझना है। तो यहां पर सबसे पहला पैरा है जर्नी ऑफ राहुल एंड राज फिल्म लिमिटेड। जानी कि जो आपकी R&R थी उसका पूरा नाम क्या है? राहुल एंड राज फिल्म लिमिटेड। हमें इस राहुल एंड राज फिल्म की जो एक एक एक्टिविटी है वैल्यू चेन की, प्राइमरी और सपोर्ट, उन सब के बारे में दो दो लाइन लिखनी है। तो उसके लिए हमें पूरे बिजनेस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वाला पैरा आपको जर्नी के बारे में बताता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। यहां पर आपको समझाया है कि जर्नी ऑफ राहुल एंड राज R&R began in 1994, weaving captivating tales that unfolded on small screen, followed by hitting the big screen in 2000। तो राज एंड राज फिल्म की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? स्मॉल स्क्रीन से स्टार्ट हुई थी और आज ये बिग स्क्रीन पे आ चुके हैं फ्रॉम 2000। एट द हेम ऑफ क्रिएटिव एंटरप्राइज, मिस्टर शाह रतन कुमार, मिस रानी कपूर एंड मिस नूतन दुबे और क्राफ्टेड अ सिम्फनी ऑफ टैलेंट एंड विजन। तो यहां पर कुछ पर्संस के नेम गिवन है जो कि आपकी इस एंटरप्राइज के पार्ट है और इन्होंने आपकी एंटरप्राइज को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रोपेलिंग R&R टू फोर फ्रंट ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंडिया की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको ये टॉप पर लाए हैं अपनी कंपनी को। रिकॉग्नाइज एज पायनियर इन मूवी प्रोडक्शन, ये पायनियर है आपके मूवी प्रोडक्शन में, यानी सबके आइडियल्स है। कंपनी हैव कार्व्ड ए नीश फॉर इटसेल्फ, कंपनी ने अपनी खुद की एक कैटेगरी बना ली है जिसको हम लोग स्मॉलर कैटेगरी नीश बोलते हैं। enchanting viewer with an array of captivating narrative across various medium and genre, यानी आपके R&R के बिजनेस को बताया कि कितना अच्छा हम लोग काम करते हैं। फिर यहां पर आपको कुछ टाइमलाइन दी है कि 1994 में फर्स्ट अपीयरेंस किया इन्होंने मूवी बिजनेस में, यानी 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई होगी। 2000 में मेजर ब्रेक थ्रू मिला इनको हिट्स में, यानी इस टाइम पे इनकी मूवी हिट्स होना स्टार्ट हुई। 2014 में ये लीडरशिप पोजीशन पे, यानी इंडस्ट्री के लीडर बन गए। और 23 में इन्होंने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? यानी आपका जो OTT होता है, ये इन्होंने 2023 में लॉन्च किया होगा। तो ये डिटेल्स गिवन है। फिर बताया है कंपनी स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजिंग सीजन प्रोफेशनल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड who bring their expertise and guidance to steer company towards sustainable growth। इन्होंने बताया कंपनी के पास बहुत बढ़िया बढ़िया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कि ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बोर्ड एक्सरसाइज प्रूडेंट ओवरसाइट एंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एडहेरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और फिर बताया कि बोर्ड बहुत सारी काम करता है, ये सब आपको बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया आपका, यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेटेड पार्ट हो गया, ये सब चीजें आपका बोर्ड कर रहा है। इतनी बातें रिलेवेंट नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट डिटेल आर गिवन एज पर एनेक्चर ए। जो आपके बोर्ड के लोग हैं इनकी डिटेल्स आपको एनेक्चर ए में गिवन है। एनेक्चर ए कहां है सर? तो एनेक्चर ए जनरली हमेशा लास्ट में रहते हैं एनेक्चर। तो यहां पर लास्ट में चलते हैं। लास्ट में यहां पर है एनेक्चर ए, जहां पर आपको आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल गिवन है। क्या सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे लिए काम के हैं? मेरे लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे तो राज एंड आपकी जो R&R फर्म है उसको समझना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेना देना नहीं है। अब मैं इतनी बात तो समझ चुका हूं कि R&R मूवी इंडस्ट्री में है और उनको बहुत टाइम लगा है, लगभग 20 से 25 साल लगे हैं, उसके बाद वो अपने टॉप पर पहुंचे हैं। तो ये बातें हम लोग आपकी राज एंड राज के बारे में समझे हैं। नेक्स्ट है आपकी इंडिया फिल्म इंडस्ट्री अ ग्रोइंग जाइंट,
यहाँ पर इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करा है। क्या ये पार्ट हमारे लिए रिलेवेंट है? ये पार्ट रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस अभी R&R के बिजनेस पे है, तो इस पैराग्राफ को मैं रीड नहीं करना चाहता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है की बिजनेस स्ट्रेटेजी एक्सपेंडिंग होराइजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही पार्ट बताएगा कि R&R का बिजनेस क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। यहां पर बोला है कि R&R रिमेन्स कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग एंगेजिंग कंटेंट, लेवरेजिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस। तो R&R क्या कर रहा है सर? क्रिएटिव कंटेंट ला रहा है और अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहा है। The focus on quality, adaptability, innovation continues to drive success in dynamic world of entertainment. तो R&R बहुत ही इनोवेटिव फर्म है, बहुत ही क्रिएटिव फर्म है, अपने इनोवेशन के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। मूवी मेकिंग ब्रॉडली इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। यहां पर अब बताया है हमें कि मूवी मेकिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। ये पार्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू चेन में भी हम लोग यही कर रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में बता रहे कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, और R&R के लिए प्रोडक्ट क्या है? R&R के लिए प्रोडक्ट है उनकी मूवीज। तो मूवीज किस तरह से बन रही है, ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। सबसे पहला पार्ट है आइडिएशन। सो बजट, स्टडी, रीस, स्क्रिप्ट, स्काउटिंग, ये सब आपके आइडिएशन पार्ट में आता है। तो आइडिएशन पार्ट आपका बन जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक वाला, जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं। तो फिल्म के लिए रॉ मटेरियल क्या है? फिल्म के लिए रॉ मटेरियल है आपकी स्क्रिप्ट, है आपका जो आइडिया है, ये सब आपके रॉ मटेरियल है। इनको आप लोग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कैसे करते हैं? तो प्रोसेस में आता है आपका प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में आप लोग स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, ऑडिशन लेते हैं, सेट बनाते हैं। प्रोडक्शन में फिल्म शूटिंग होती है, विजुअल इफेक्ट और आपकी डबिंग होती है। तो जो आपका सेकंड था ऑपरेशन वाला पार्ट, जहां पर आपका प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन आएगा, जहां पर आपने मूवी मेकिंग स्टार्ट किया है। लास्ट पार्ट है रिलीज। ये कि आपका आउटबाउंड वाला पार्ट बनेगा, जो कि थर्ड प्राइमरी एक्टिविटी थी कि कैसे गुड्स को डिलीवर किया जाता है। तो रिलीज के थ्रू हम लोग गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, या फिर मूवीज को डिलीवर कर रहे हैं हमारी ऑडियंस को। तो मार्केटिंग फॉर रिलीज, इवेंट एक्सपेंसेस, ये सब हमारा रिलीज का पार्ट है, और यही हमारा मार्केटिंग और सेल्स का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी है, इसको आपको नोट करना है आपके आंसर में भी। फिर यहाँ पर बोला है की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है R&R की? एक्सपेंडिंग इनटू नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में हम लोग जा रहे हैं। फिक्शन होता है सर आपकी काल्पनिक दुनिया, नॉन फिक्शन होता है यानी कि रियल लाइफ इवेंट। तो रियल लाइफ इवेंट पर ये लोग जा रहे हैं। Company enhance its focus toward non-fiction content, successfully launched Logged In। इन्होंने कुछ Logged In नाम से लॉन्च किया है करंट ईयर में, विच एमर्ज एज हाईएस्ट वॉच्ड मूवी। इन्होंने एक नॉन फिक्शन मूवी लॉन्च करी है, जो कि हाईएस्ट वॉच्ड मूवी बन गई है। शोकासिंग एक्सटेंसिव रीच ऑफ इट्स बिजनेस, द सक्सेस एंकरेज टू कंटिन्यूस एम्फासिंग transforming passive audience into engaged prospect by striving to bring more out of the box content led movies। तो यहाँ पर आपकी इन्होंने गुणगान बताए हैं कि कैसे हमने नॉन फिक्शन में जाके बहुत बड़ा धमाका कर दिया, और कैसे हम हमारा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट लेड मूवीज रन कर रहे हैं। तो ये इनकी पहली स्ट्रेटेजी है। दूसरी है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी हम लोग क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। कंपनी ड्रिवन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, चूजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, यानी कंटेंट कम बनाएंगे लेकिन क्वालिटी का बनाएंगे। With decades of experience, enhanced industry knowledge and ability to gauge ongoing and emerging trend have helped the company serve better। तो यही सब चीजें आपकी क्वालिटी ने ही आपको अपने कस्टमर को बेटर सर्व करने में हेल्प किया है। Company have built a better understanding of choices, preference of audience, enabling it to consistently deliver कंटेंट रेजोनेट विद देम। हमेशा हम लोग ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं जो कि हमारी ऑडियंस के साथ रेजोनेट होता है या फिर रिलेट करता है। तो ये आपकी सेकंड स्ट्रैटेजी है कि आपने क्वालिटी पर फोकस किया है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस कौन सा पार्ट है? यूजर एक्सपीरियंस हमारी सपोर्ट एक्टिविटी का ही पार्ट रहता है, जहां पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करते हैं और टेक्नोलॉजी को कवर करते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए क्या किया है? रिमेन्स ऑन कनेक्टिंग विथ मोर पीपल इन बेटर वे। कंपनी ऑल्सो स्टे अलाइन विद द न्यू टाइम टू अडेप्ट द सराउंडिंग चेंजेस, यानी कंपनी अपने जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में उनको अडॉप्ट करती है और अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दे रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस as company continue to cater the entertainment needs of audience through digital platform।
हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हमारी ऑडियंस की नीड फुलफिल कर रहे हैं, यानी ओटीटी के थ्रू। एंड एनेक्चर बी फॉर कस्टमर फीडबैक। अब हमें एक एनेक्चर बी दिया है जहां पर हमें कस्टमर का फीडबैक दिया होगा। देखते चलो कस्टमर क्या बोलते हैं हमारे बिजनेस पे। तो ये रहा हमारा एनेक्चर बी और ये हमारा कस्टमर फीडबैक है। कस्टमर फीडबैक कौन से प्रोसेस का पार्ट है? ये आपका आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है। प्राइमरी एक्टिविटी में जो फिफ्थ एक्टिविटी थी आफ्टर सेल सर्विस, उसका पार्ट है आपका कस्टमर फीडबैक। यहाँ पर कुछ कहानी बताई है हमारे कस्टमर में, एक दो कहानी पढ़ लेते हैं क्योंकि पूरी कहानी पढ़ना हमारे लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा। सबसे पहले यूसुफ जे बोलते हैं फ्राइडे अगस्त 15 को कि राहुल एंड राज बिलीव दैट movie going experience doesn't end when the credit rolls. Every visit to Sangam is an opportunity to create lasting memories and I am committed to making each one better than the last. तो आपके जो यूसुफ जे है उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिलता है और ये एक्सपीरियंस को बार बार एंजॉय करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर एक और थैंक यू नोट मिला है फॉर काइंड वर्ड्स, यानी ये आपने रिप्लाई किया होगा राहुल एंड राज ने कस्टमर फीडबैक को पढ़ के। ये सब इतना रिलेवेंट नहीं है। फिर यहाँ पर और फीडबैक्स है, तो एक और फीडबैक पढ़ लेते हैं। वाइल आई हैव एंजॉयड वॉचिंग मूवीज एट मंगला टॉकीज, माई रिसेंट विजिट लेफ्ट मी विथ मिक्स्ड फीलिंग। द मूवी इटसेल्फ वाज फैंटास्टिक। मूवी की तारीफ हो रही है यहाँ पे भी। बट आई नोटिस दैट द सर्विस क्वालिटी was slipped a bit. The concession stand took longer than usual. यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि यहाँ पर कई क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एंड द सीटिंग wasn't as comfortable as remembered and केवल 1 स्टार की रेटिंग मिली है। और इसको भी आपके राहुल एंड राज ने अच्छे से रिप्लाई किया है कि थैंक यू फॉर एक्सपीरियंस, वी ट्रूली अप्रिशिएट योर लॉयल्टी एंड सॉरी टू हियर योर रिसेंट विजिट। इन्होंने यहाँ पर सॉरी बोला है और बोला हुआ कि नेक्स्ट हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये आपका एनेक्चर बी था जहां पर कस्टमर फीडबैक है। इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारे क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं था। तो अभी तक हमने आपका स्ट्रेटेजी वाला पार्ट पढ़ा है। बॉक्स ऑफिस हिट की डिटेल दी है कि स्वॉर्ड ऑफ वासेपुर, लॉकहार्ट और बाहुबल ये आपकी ब्लॉकबस्टर रही थी। अब यहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट है वैल्यू चेन के लिए। तो नए प्रोजेक्ट को समझते हैं चलो। Movie Simran is currently being conceptualized where primary focus is gathering detailed information, developing a solid foundation for storyline. Project aims to explore the theme of women empowerment. तो एक मूवी आ रही है सिमरन नाम से जो कि आपका प्राइमरी फोकस है डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डेवलपिंग ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ स्टोरी लाइन। तो सिमरन मूवी अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आइडिएशन स्टेज में है। इसका पर्पज है वुमेन एम्पावरमेंट पे ये मूवी बनने वाली है। ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज इज टू एंश्योर स्टोरी इज ग्राउंडेड, एक्यूरेट, रिलेवेंट एंड एंगेजिंग। वही सब बातें कि स्टोरी आपकी रिलेटेबल होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए, लोग बाग इससे समझे और इसको रिलेट कर पाए। includes relevant examine historical context, cultural events, scientific data, other relevant field। तो हम लोग ये सब एनालाइज कर रहे हैं कि हम कोई हिस्ट्री से डेटा ले ले, कुछ कल्चरल डेटा ले ले, इन सभी को मिक्स करके हम लोग हमारी मूवी में ले सके। टू एनहेंस ऑथेंटिसिटी एंड डेप्थ ऑफ नरेटिव। आप जितना हिस्टोरिकल फैक्ट लेंगे, कल्चरल फैक्ट लेंगे, उतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। Next step involves synthesizing the gathered information into a coherent storyline। जैसे ये सब हो जाएगा फिर हम सब इन सब चीजों को जो भी डिटेल्स इकट्ठी करी इसको स्टोरी लाइन में ड्राफ्ट करेंगे कि कैसे स्टोरी आपकी रन होगी। डेवलप करेंगे उसमें कैरेक्टर प्रोफाइल, क्रिएट अ डिटेल प्लॉट आउटलाइन, ये सब चीजें जो कि मूवी स्क्रिप्ट का पार्ट होती है ये सब हमें करना है। Collaboration with subject matter expert will continue to ensure the highest level of accuracy and authenticity in portrayal of the chosen themes। सिंपल सी बात बोलिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हमें आपके एक्सपर्ट भी लगेंगे जो कि आपकी स्क्रिप्ट को पढ़ सके और चेक कर सके कि स्क्रिप्ट में कहीं पर भी एरर तो नहीं है। जैसे कि आपकी सीए के ऊपर जो भी वेब सीरीज बनती है या फिर जो भी आपकी मूवीज बनती है, उन सभी वेब सीरीज को भी कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी जिसने सीए के कोर्स में एनरोल कर रखा होगा वो एक बार चेक करते कि उन्होंने सही तरीके से आपकी मूवीज और आपकी वेब सीरीज बनाई है या फिर नहीं बनाई है। तो ये बातें बताइए सिमरन मूवी के लिए। और क्या बोला है, एक और पॉइंट बोला है, कंपनी डिसाइड टू अबेंडन मूवी कालीन भैया। द डिसीजन टू अबेंडन मूवी प्रोजेक्ट वाज प्राइमरीली ड्यू टू स्टोरी नॉट मीटिंग द डिजायर्ड स्टैंडर्ड। सिंपल सी बात बोलिए कि कालीन भैया मूवी को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही है। Despite multiple revision, considerable effort from writing team, narrative failed to captive and engage in the way that was envisioned। narrative इतना capturing नहीं था, इतना relatable नहीं था कि आपकी audience को engage कर सके।
लैक ऑफ कंपेलिंग एंड कोहेसिव स्टोरी लाइन मेड इट डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड विद प्रोडक्शन, यानी रीजन दिए कि कालीन भैया को हम क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। टीम अग्रीड दैट इट वुड बी बेस्ट टू डिसकंटिन्यू प्रोजेक्ट rather than invest further resources into script and did not meet creative expectation। यहाँ पर कालीन भैया की मूवी के बारे में बताया है। क्या ये सब रिलेवेंट है वैल्यू चेन के लिए? तो अभी तक जो पढ़ाई वो उसके अंदर ये वाला पार्ट रिलेवेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि केवल 2 प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर बात करी थी। फिर यहाँ पर म्यूजिक राइट्स और रेवेन्यू ग्रोथ की बात की है, क्या ये रिलेवेंट है? ये हमारे लिए वैल्यू चेन में रिलेवेंट नहीं है, तो इसको अभी रीड नहीं करेंगे। ऑडिटर एंगेजमेंट, ऑडिटर से भी क्यों बात करनी है अभी, तो इसको भी इग्नोर करिए। नेक्स्ट है सब्सिडरी ऑपरेशन एंड मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन रिलेवेंट है वैल्यू चेन के लिए, तो ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। R&R ऑपरेट मूवी थिएटर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री थ्रू द फॉलोइंग ग्रुप एंटिटीज। तो R&R डिफरेंट पार्ट में ऑपरेट करती है, कुछ ग्रुप एंटिटीज है। मंगला टॉकीज है आपकी स्टैब्लिश 10 ईयर अगो इन मुंबई with strategic objective to identify movie theater at different parts। सबसे पहले मंगला टॉकीज के बारे में बताया है, 10 ईयर अगो पहले मुंबई में इसको स्टैब्लिश किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई करना मूवी थिएटर एट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, सिक्योर टाइम स्लॉट फॉर एग्जीबिशन एंड अदर लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट। यानी ये मूवी थिएटर्स को आइडेंटिफाई करती है और वहां पर जाके बुकिंग करती है कि इस मूवी थिएटर में हमारी R&R कंपनीज की मूवी प्ले होगी। At the moment, logistical related aspect of about 50% movie exhibited by R&R is handled by the subsidiary। तो R&R की 50% मूवी ये सब्सिडरी हैंडल कर रही है। Recent year competition between theater owners has intensified। जनरली अभी आपका कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। It is estimated total annual turnover for the movie exhibition in country has fallen by 5% in past 2 years। यहां पर बोला है कि एनुअल टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है यहां पर इस इंडस्ट्री में। एस्टिमेटेड मार्केट शेयर ऑफ मंगला टॉकीज विच ऑपरेट्स द 5th लार्जेस्ट मूवी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी हैज फॉलन फ्रॉम 14 to 13% इन द सेम पीरियड। इट हैज अ लो प्रॉफिट मार्जिन। आपका मार्केट शेयर भी कम हुआ है और आपका बिजनेस भी लो प्रॉफिट मार्जिन है। फिर बोला है प्रोस्पेक्ट फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज अनसर्टेन, partly because of lower box office collection but also because of availability of alternative investment avenue। आपकी जो इंडस्ट्री उस पर कुछ चैलेंज आए हैं, ये चैलेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे चैलेंज भी पूछे थे। क्या चैलेंज है? कि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहा है, प्लस हमारे यहाँ पर अल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट एवेन्यू आ गए हैं, यानी अल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट के सोर्स आए हैं। जैसे OTT प्लेटफॉर्म हैव लिमिटेड नंबर ऑफ मूवीज दैट आर रिलीज्ड ईच ईयर। OTT प्लेटफॉर्म की वजह से जो आपकी मूवीज है वो लिमिट हो चुकी है और यहां पर बोला है OTT प्लेटफॉर्म विल रिड्यूस मूवी प्रोडक्शन ओवर टाइम। OTT धीरे धीरे करके आपकी मूवी प्रोडक्शन को और कम करते जाएंगे। तो ये मंगला टॉकीज की कहानी थी, आपको एक्सप्लेन करी है। फिर यहाँ पर संगम थिएटर है। संगम थिएटर को भी R&R कंपनी ने एक्वायर किया था, क्योंकि ऊपर ही बोला है कि हमने कहां कहां पर कौन सी ग्रुप एंटिटीज एक्वायर करी है उसको हम बता रहे हैं। तो संगम थिएटर acquired about 20 years ago when it was a newly established company। At the moment about 50% of movie released by R&R exhibited by संगम थिएटर। संगम थिएटर 20 years पहले एक्वायर हुआ था और ये आपकी 50% मूवीज को एग्जिबिट करता है, यानी 50% मूवी मंगला टॉकीज एग्जिबिट कर रहा है यहाँ पे और रिमेनिंग 50% हमारा संगम थिएटर। R&R use government grants available at time, invest modernization of theater। संगम थिएटर इज नाउ लीडिंग थिएटर ऑपरेटर, यानी आपका बहुत ही मॉडर्न ऑपरेटर है संगम थिएटर एंड ये आपका एक लीडिंग ऑपरेटर है। attracts a large amount of business from other company because of its operating capability but also relatively low cost। इसके पास एक्स्ट्रा बिजनेस भी आता है। The low cost are achievable because संगम थिएटर use relatively modern equipment having larger capacity। आप बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करते हैं, कैपेसिटी लार्जर है, यानी सब अच्छी अच्छी बातें हैं आपके लिए। मार्केट इज फेयरली स्टैटिक। मार्केट आपका रुका हुआ है। इंक्रीज साइज बस 2% इन पास्ट 2 ईयर, केवल 2% से बढ़ा है लास्ट 2 साल में। एनुअल टर्नओवर फॉर संगम राइजन बाय 8% इन सेम पीरियड। आपका टर्नओवर थोड़ा ज्यादा बढ़ा है 8% से। प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। संगम थिएटर एग्जिबिट मूवीज फॉर अदर प्रोड्यूसर। आपका संगम थिएटर दूसरे लोगों के लिए भी मूवी प्रोड्यूस करता है। फिर पायल मूवीज, ये आपका थर्ड एक्विजिशन है।
7 ईयर अगो पहले आपने एक्वायर किया था। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू डिक्लाइनिंग रीजनल मूवी मार्केट, क्यों एक्वायर किया था? क्योंकि रीजनल मूवी मार्केट का आपका जो मार्केट शेयर था डिक्लाइन हो रहा था। इट ऑपरेट सेवरल मूवी थिएटर एट वेरियस स्टेट्स, आपके डिफरेंट थिएटर है हर स्टेट्स के। R&R हैज एक्सपीरियंस प्रॉब्लम विद पायल मूवी सिंस इट्स एक्विजिशन, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है पायल के साथ। क्या प्रॉब्लम है सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट हैव बीन हायर देन एक्सपेक्टेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ओवर पास्ट 2 ईयर द मार्केट हैज इंक्रीज बाय 20%, मार्केट 20% इंक्रीज हुआ है। एनुअल रेवेन्यू राइजन 12% इन सेम पीरियड, बट एनुअल प्रॉफिट राइजन ओनली स्लाइटली, यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये पायल मूवीज से प्रॉब्लम है। एंड पायल मूवीज का पर्पस क्या था? पायल मूवीज का मतलब था रीजनल मूवी मार्केट को वापस से कैप्चर करना। तो ये रीजनल मूवी मार्केट यानी आपकी राजस्थान में राजस्थानी मूवीज हो गई, आपकी यूपी बिहार में बिहारी या भोजपुरी मूवी हो गई, या साउथ के अंदर जो आपकी तेलुगु या तमिल मूवी हो गई, उस तरह की रीजनल मूवी मार्केट को एक्वायर करना है। फिर एक लास्ट एक्विजिशन है विजय स्क्रीन का, कि ये आपकी सब्सिडरी है। क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट्रीज एंड सिमिलर मूवी क्रिएटेड बाय अपकमिंग डायरेक्टर, ये एक प्लेटफॉर्म है, यानी ये एक ओटीटी होगा जो कि आपकी डॉक्यूमेंट्री और सिमिलर मूवीज दिखाता है। कंपटीशन बिजनेस में स्ट्रांग है। प्रॉफिट मार्जिन विजय स्क्रीन के नैरो है, यानी बहुत कॉम्पिटेटिव एरिया है, प्रॉफिट्स कम है। बट R&R considered owning a platform for documentary movie would give it a greater control over its movie portfolio, लेकिन स्ट्रैटेजिकली आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो ये आपकी अभी तक की कहानी है R&R की। लगभग हमने आपकी केस स्टडी पूरी पढ़ ली है जो कि हमारे लिए रिलेवेंट थी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर पे चलते, क्या आंसर किया होगा? वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करना है सबसे पहले, इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू चेन ऑफ राज एंड राज फिल्म। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी की बात की है जो कि क्रिएट करते वैल्यू और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करते हैं। ये हमने आपके कंसेप्ट में भी समझा था। फिर डायग्राम बना देना है। फिर प्राइमरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे। इनबाउंड क्या है? इनबाउंड हमारे लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो आइडिया हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ये सब हमारे लिए इनबाउंड है। इन्हीं को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके आपके जो केस स्टडी का पार्ट है वो ऐड करना है। जैसे यहाँ पर आपको कीवर्ड्स को इटैलिक्स में लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंटली डिलीवर हाईली क्वालिटी कंटेंट, तो ये आपका हाई क्वालिटी कंटेंट में इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर बोला है केयरफुल प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन आर पैरामाउंट, क्योंकि इनबाउंड के अंदर आपको रिसोर्सेस को एलोकेट करना है, कौन सी स्क्रिप्ट लेनी है, कौन से आइडिया में इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? तो यही आपके दो कीवर्ड्स थे जो कि आपके इटैलिक्स के अंदर गिवन थे। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होगा? ऑपरेशन में आप लोग फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, सेट बिल्ड करेंगे, एक्टर्स हायर करेंगे, ऑडिशन लेंगे, ये सब आपके ऑपरेशन का पार्ट है। सो मूवी प्रोडक्शन एंड एग्जीबिशन। एंड यहाँ पर आपकी संगम थिएटर और मंगला टॉकीज की ओनरशिप काम में आएगी, क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन हाउस में काम आएंगे और यही आपके एग्जीबिशन में भी काम आएंगे, जो कि आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक है। तो नेक्स्ट था आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जहां पर आप लोग मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी चेन्स के थ्रू और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहां पर आप अपने मंगला टॉकीज जो कि आपका पुराना टॉकीज था और अपना संगम थिएटर जो कि आपका मॉडर्न थिएटर है, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। राइज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके लिए यहाँ पर एक चैलेंज है, तो ये चैलेंज भी आपको एक्सप्लेन करना है जैसा कि आपको केस स्टडी में समझाया गया है। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स की बात हुई है। मार्केटिंग एंड सेल्स आप कैसे कर रहे हैं? तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर्टिकुलरली फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट, आपने पढ़ा आपकी स्ट्रेटेजी है क्वालिटी पे, तो ये हमारी मार्केटिंग का पार्ट है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू रीजनल एंड नीश मार्केट, हमने आपका पायल सिनेमा एक्वायर किया था रीजनल मार्केट में एंट्री के लिए, तो ये भी आपको बताना है यहाँ पर। कंपनीज नीश मार्केट थ्रू विजय स्क्रीन डेमोन्स्ट्रेट एफर्ट टू कैटर डाइवर्स ऑडियंस प्रेफरेंस। तो ये नीश मार्केट विजय स्क्रीन था आपका। एक बार देखते विजय स्क्रीन क्या था। विजय स्क्रीन शायद आपका ओटीटी था। तो केस स्टडी पे एक बार चलते हैं फिर से। तो विजय स्क्रीन आपका ओटीटी है मोस्ट प्रोबेबली, एंड पायल मूवीज आपका रीजनल मार्केट है। तो आंसर बहुत बड़े बड़े दे रखे, एग्जाम में इतने बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम 6 से लेके 8 मार्क्स का हो सकता है। 6 से लेके 8 मार्क्स में आपको केवल 2 पेज आप आंसर लिख दोगे तो वही सफिशिएंट है, और आप कीवर्ड्स भी लिखने जाओगे आपकी प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी के, तो लगभग आपके 2 पेज आराम से फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल्स गिवन है,
आप केवल वन टाइम रीड कर सकते हैं, लेकिन इतना ये सब रिलेवेंट नहीं है। और वन टाइम रीड करने की भी एज सच नीड नहीं है, क्योंकि ये सब केस स्टडी रिपीट होने के चांसेस कम है। बस हमें कंसेप्ट और कंसेप्ट के एप्लीकेशन को समझना है, जो हम समझ रहे हैं। केस स्टडी रिपीट नहीं होगी तो अंदर का मटेरियल पढ़ के कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट समझ लीजिए और उसका एप्लीकेशन समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपकी सर्विस के बारे में बताया है। सर्विस क्या है हमारी, कि हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। स्ट्रेटेजिक टूल दैट एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देता है। यहाँ पर फिर बात करिए फीडबैक की, फ्रॉम कस्टमर यूसुफ जे एंड टीना एम, जो कि उन्होंने फीडबैक दिया है, ये हमारे सर्विस का पार्ट है। फिर है सपोर्ट एक्टिविटी, जहां पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर संगम थिएटर हमारा बहुत ही मॉडर्न और सक्सेसफुल थिएटर है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो कि आपका ह्यूमन कैपिटल और एम्प्लॉय को मैनेज करता है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। टेक्नोलॉजी भी आपके संगम थिएटर का और ओटीटी का पार्ट है। और फाइनल है प्रोक्योरमेंट, जहां पर आप लोग अपने एक्टर्स को, अपनी स्क्रिप्ट को हायर या फिर बाय करते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं लास्ट रीड करते हैं इसके कंक्लूजन को। R&R established a comprehensive value chain integrates multiple stage of film industry। तो आपकी R&R की बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यू चेन है, कंटेंट एक्विजिशन से लेके एग्जीबिशन तक, यानी आप एक्वायर भी करते हैं, एग्जिबिट करने के लिए आपने थिएटर ले रखे हैं। Strategic acquisition, modernization created value across its primary and support activity। तो आपके जो एक्विजिशन है, इसलिए इसके थ्रू आपने वैल्यू जनरेट की है। हाउएवर आपके कुछ चैलेंज है, जैसे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, आपके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। रीजनल मार्केट में स्ट्रगल चल रहा है। टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, तो ओटीटी से भी आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनहेंसिंग इट्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी, R&R can strengthen value chain and sustain its competitive advantage in ever evolving entertainment industry। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है, जहां पर हमने चैलेंज बता दिया, चैलेंज का सॉल्यूशन बताया कि टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका सॉल्यूशन होगा, और फाइनली आपकी वैल्यू चेन को डिस्क्राइब किया है। तो ये आपका क्वेश्चन 1.6 होता है कंप्लीट, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन फाइनली होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, whether the production of movie Simran is at the research or development stage under the relevant Ind AS। सिंपल सी रिक्वायरमेंट बोली है, क्या आपकी सिमरन मूवी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पे है एज पर रिलेवेंट Ind AS। Ind AS की बात की है, यानी FR का क्वेश्चन है। और कौन सा Ind AS रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता है, तो इनटेंजिबल एसेट का Ind AS बात करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं Ind AS 38। थोड़ा सा सर राइटिंग से आपको थोड़ा सा राइटिंग में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा नया सिस्टम यूज कर रहे हैं जहां पर मेरा हाथ सेट नहीं है। तो ये इन FR का Ind AS 38 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट विद रिस्पेक्ट टू सेड मूवी। आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करें उससे पहले कंसेप्ट तो जान लेते हैं आपके Ind AS 38 का। चलते आपके Ind AS 38 पे। ये रहा हमारा Ind AS 38। यहां पर शायद आपके पेज नंबर 30 के आसपास आपको मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट। रिकॉग्निशन ऑफ एन एक्सपेंस, मेजरमेंट, रिवैल्यूएशन, फ्रीक्वेंसी, यूजफुल लाइफ। तो हमें आपके रिकॉग्निशन पे जाना है, क्योंकि रिकॉग्निशन पे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हुई होगी। देखते कहां पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। तो ये रहा आपका रिसर्च फेज का कंसेप्ट। रिसर्च फेज क्या होता है, ये यहां पर एक्सप्लेन किया है। रिसर्च फेज is an original planned investigation undertaken with prospect of gaining new scientific or technological knowledge or understanding। तो ये आपका एक प्लान इन्वेस्टिगेशन है। क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम लोग कोई नया नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सके, ये आपका रिसर्च है। नो intangible asset arise from research और फ्रॉम रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च फेज में हम लोग इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। यानी मूवी सिमरन अगर रिसर्च फेज में होगी तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर वो रिसर्च फेज में नहीं होगी तो हो सकता है हम उसको कैपिटलाइज कर ले। तो एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। तो ये हमारे रिलेवेंट था। ये दो पैराग्राफ हमने समझ लिए। नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज को बताया कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज
to plan or design for production of new or substantially improve material, device, product, process, system or service before start of commercial production और use। यानी डेवलपमेंट आपकी रिसर्च के बाद की नेक्स्ट स्टेज है, जहां पर आपकी जो रिसर्च की फाइंडिंग थी उनको आप अप्लाई करते हैं और कुछ नया इंप्रूव्ड मटेरियल डिजाइन करते हैं। मटेरियल हो सकता है डिवाइस, प्रोडक्ट, कुछ भी आपका इंप्रूव वर्जन आप क्रिएट करते हैं और ये आपके कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले की स्टेज है। यानी रिसर्च और प्रोडक्शन के बीच की स्टेज को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी बताए हैं कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन, प्री यूज, प्रोटोटाइप। एग्जाम्पल रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट फ्रॉम डेवलपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज। ये इंपॉर्टेंट है कि इनटेंजिबल एसेट अगर डेवलपमेंट में तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे इफ एंड ओनली इफ एन एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक डेमोन्स्ट्रेट कर सकते तो ही आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टेक्निकल feasibility ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट टू मेक इट अवेलेबल फॉर यूज ऑफ सेल। आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप अपनी डेवलपमेंट को मार्केट में सेल कर सके। इंटेंशन होना चाहिए कंप्लीट करने का। आपके पास एबिलिटी यानी आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए। हाउ इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कैसे ये डेवलपमेंट हमारे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी। एडिक्वेट रिसोर्स होने चाहिए टू कंप्लीट और एबिलिटी टू मेजर रिलायबली। आपका जो भी डेवलपमेंट फेज का खर्चा है उसको आपको रिलायबली मेजर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ आपकी कंडीशन है जो आपने फुलफिल करी, डेवलपमेंट फेज में आप हो जाएंगे और आप डेवलपमेंट फेज के खर्चे को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेवेंट कंसेप्ट है आपके इंडेस का। अब इसको हमने समझ लिया है, चलते हैं हम लोग आपके केस स्टडी पे और अप्लाई करते हैं इसको। हमें बात करना है सिमरन को कि सिमरन आपकी रिसर्च में है या फिर डेवलपमेंट में है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें पता चल चुका है, बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि ये रिसर्च है या फिर आपका डेवलपमेंट है। तो सिमरन की बात कहाँ हुई थी? सिमरन की बात शायद बीच में कहीं करी थी हमने। कहां पर करी थी सर? कालीन भैया के साथ सिमरन की बात हुई थी। तो ये रहा आपका न्यू प्रोजेक्ट जहां पर सिमरन की बात हमने करी थी। सिमरन के लिए हमने देखा था कि अभी तो यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, डेवलप कर रहे हैं सॉलिड फाउंडेशन, और यहाँ पर प्रोजेक्ट अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे है। और जैसे ये सब हो जाएगा, आप ये सब डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो आप एक्सपर्ट्स को बिठाएंगे, एक्सपर्ट्स के थ्रू चेक करवाएंगे। ये सब बातें हमने आपकी सिमरन प्रोजेक्ट से समझी थी। अब सिमरन प्रोजेक्ट अभी आइडिएशन स्टेज पे, इसके ऊपर केवल रिसर्च हो रहा है, अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। यानी कि इसकी स्टोरी फिक्स नहीं हुई है, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई, इसके एक्टर्स हायर नहीं हुए, तो ये अभी तक रिसर्च स्टेज पे, इसको डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं लाएंगे। रिसर्च स्टेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, सारा खर्चा P&L में जाएगा, तो हम यही आंसर देंगे। क्या आंसर बनता है फाइनली कि सिमरन मूवी रिसर्च स्टेज पे है और इसका सारा खर्चा एक्सपेंस के लिए जाएगा। यही आपका आंसर देना है आपको। चलते आंसर पे। तो ये रहा आपका 1.7 जहां पर बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अज्यूम सिग्निफिकेंस फॉर सेल्फ जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट एज कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट आर परमिटेड ओनली फ्रॉम सच टाइम एज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इन डेज 38 आर मेट। सिंपल सी बात आपको बतानी है यहाँ पर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें अज्यूम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका कैपिटलाइजेशन होता है सेल्फ जनरेटेड एसेट का, जैसे कि आपकी मूवी के आइडियाज और राइट है। अंडर इंड एज 38 रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन। अब रिसर्च को एक्सप्लेन किया है जो कि हमने आपके कंसेप्ट में देखा था, तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट बोला है कि नो इंटेंजिबल अराइज आउट ऑफ रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। हमने भी यही पढ़ा था कि रिसर्च को कैपिटलाइज नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर बोला है एन इंटेंजिबल अराइज फ्रॉम डेवलपमेंट फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बिकॉज डेवलपमेंट फेज इज फर्दर एडवांस देन रिसर्च फेज। तो आपके डेवलपमेंट फेज के अंदर आप ये स्टैब्लिश करते कि यहां से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं और ये आपका एडवांस स्टेज है, जो हमने भी देखा था आपका। फिर यहां पर अब आपका कंसेप्ट का एप्लीकेशन हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक आपने कंसेप्ट लिखा है। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है आपके क्वेश्चन पे, तो यहां पर हमने एप्लीकेशन किया है, तो ये आपका एप्लीकेशन है और ये फाइनल वाला पार्ट आपका कंक्लूजन रहेगा। तो ये एप्लीकेशन, ये आपका कंक्लूजन है। थोड़ा चलो क्लियर लिख देते हैं।
ये है हमारा एप्लीकेशन एंड ये है हमारा कंक्लूजन। यहां पर बोला है कि फेज इज लाइकली टू बी रिसर्च दैट इज अंडरटेकन, expense incurred prior to date of finalization of concept should be expense considering same as cost in the research phase। तो हमने बोला है कि ये आपका रिसर्च फेज में इसका खर्चा आपको डायरेक्टली लेके जाना है P&L में। दिस इज बिकॉज रिसर्च फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट इनटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट होस्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर प्रोबेबल। क्योंकि रिसर्च फेज में जो आइडिया उससे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये फिल्म आगे चल के बनने वाली है और यहां से हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन था। फिर सेम बोला है देर इज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कास्ट और क्रू और द लोकेशन। आपने अभी तक अपनी कास्ट को फाइनल नहीं किया है, लोकेशन फाइनल नहीं की है। फिल्म सेट इज ऑल्सो बीइंग डेलिब्रेटेड एंड हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज। फिल्मिंग सेट भी फाइनल नहीं हुआ है। तो इन सभी रीजन की वजह से हम इसको रिसर्च फेज में मानते हैं और डेवलपमेंट फेज में नहीं मान रहे हैं। So thus cost incurred till date cannot be capitalized and should be expensed out in statement of profit and loss when it is incurred। तो ये आपका 1.7 का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द रीजन फॉर ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन प्रेस्क्राइब अंडर SA 505। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रीजन बताने हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन क्यों लेते हैं ऐसे 505 में। तो डायरेक्टली पता चलता है कि ऑडिट का क्वेश्चन है, टॉपिक लगेगा ऐसे 505 का। ऐसे 505 आपके पास है तो उसको ओपन कर लेंगे, वहां पर जाके समझेंगे कि क्यों हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं और उसको आंसर करेंगे। What alternative procedure should the auditor Ranveer and Ranveer LLP perform if response of independent confirmation of trade receivable was inadequate? आपको बताना है क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे अगर इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो इनएडिक्वेट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन 1.8 है। इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगता है कि हमें केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिंपल सा रीजन बताने की क्यों हम लोग इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपका ये रीजन तो आपको स्टैंडर्ड में मिल जाएगा और अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी हमें स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे। तो एज सच आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपके कंसेप्ट के बेसिस पर इसका पूरा आंसर कर सकते हैं। तो चलेंगे हम आपके ऐसे 505 पे। ये रहा हमारा ऐसे 505। यहां पर आपको एक छोटा सा इंडेक्स दे रखा है। हमें सबसे पहले रीजन समझना है, फिर अल्टरनेटिव प्रोसेस समझना है। रीजन हमें कहां पर मिल सकता है, तो इस रिक्वायरमेंट वाले एरिया में देखते हैं कहां पर हमें रीजन मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव में हमें रीजन मिल जाएगा कि जो भी इस 505 आपका जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है इसका ऑब्जेक्टिव में आपको रीजन मिल जाएगा। एंड फिर हमें ढूंढना है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है, वो कहां पर मिल सकता है। तो वो आपको मिल सकता है रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में। जो भी आपका रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई होते हैं। तो ये दो पार्ट हमें अच्छे से रेफर करने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं, चलो। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। सिंपल सा आंसर देंगे, रिलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए, इसीलिए हमें आपकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन भेजनी है। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड हमारे अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताने हैं, तो वो रिजल्ट में बताएंगे। रिजल्ट में आपका नॉन रिस्पॉन्स में आपको पता चलेगा कि अगर हमने जो रिक्वेस्ट भेजी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला या इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है तो क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं। तो यहां पर बोला है नॉन रिस्पॉन्स में ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करने यहां पर भी सेम बात बोली है, लेकिन पैरा बोला है A18 से 19। चलते इस पैरा के ऊपर। तो ये A1 है, A18 और 19 पे चलना है। तो ये रहा हमारा A18 एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव प्रोसीजर बोला है। एंड यहीं पर हमें अकाउंट रिसेबल यानी ट्रेड रिसेबल का अल्टरनेटिव प्रोसीजर मिल गया कि स्पेसिफाइड सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट, शिपिंग डॉक्यूमेंट एंड सेल्स नियर द पीरियड एंड। तो ट्रेड रिसेबल के केस में हम लोग तीन चीज करेंगे, सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक करेंगे, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे और आपका सेल्स नियर द पीरियड एंड यानी आपका जो कट ओवर पीरियड होगा उस पीरियड के पहले और बाद की सेल्स हम वेरीफाई करेंगे। तो ये आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर रहेगा। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है बेस्ड ऑन SF 505। केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहां पर। चलते ICI के आंसर पे।
चलना है हमें 1.8 पे। ये रहा आपका 1.8। यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर इज effective and efficient way to obtain audit evidence about financial statement assertion। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करा है कि हम इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्यों भेजते हैं, क्योंकि ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का एक एफिशिएंट तरीका है। यहां से आप पता कर सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल कितने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग है, जब वो सिग्निफिकेंटली हायर हो इंडस्ट्रियल एवरेज से। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हेल्प ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी विथ हायर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी रिस्पॉन्डिंग टू सिग्निफिकेंट रिस्क। सेम चीज हमने पढ़ी थी कि ये आपके ऑडिट एविडेंस देता है रिलायबल और रिलेवेंट वाले, तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। फिर यहाँ पर आपको सिंपल सा ज्ञान दिया है कि ऑडिटर को एक्सरसाइज करना है एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द कंफर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि डू नॉट रिसीव रिप्लाई टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऐसे 50 अप्लाई अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अब यहाँ पर आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर का आंसर है कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई करिए। क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर है आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव प्रोसीजर बोला है ट्रेड रिसीवेबल के लिए एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट, यानी सेल्स करने के बाद क्या हमें उसका पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर था। डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग असर्शन, should evaluate combined evidence provided by confirmation and alternative procedure performed to determine whether it is sufficient to achieve audit objective। तो alternative procedure को explain कर दिया यहाँ पे। if the combined evidence यानी आपके confirmation और जो भी आपने alternative procedure करे हैं, alternative procedure and other procedure is not sufficient, अगर alternative भी sufficient नहीं है, ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट एडिशनल कंफर्मेशन। अगर अल्टरनेटिव आपके सफिशिएंट नहीं तो और एडिशनल काम करो, यहाँ पर काम खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोला है कि और एडिशनल कंफर्मेशन मांगो सच एज टेस्ट ऑफ डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर यानी वेरियंस एनालिसिस, आपके कुछ डिफरेंसेस, ये सब एनालाइज करने हैं। एक्सटेंड नीडेड टू ऑब्टेन डिजायर्ड ऑडिट एविडेंस, तो ये आपका आंसर रहेगा। टीवाई के 1.8 भी होता है कंप्लीट। तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर होते हैं डन। अब डिस्क्रिप्टिव के बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलते हैं हमारे एमसीक्यू पे। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, शुड द ऑडिटर सेंड एन एंगेजमेंट लेटर फॉर ऑडिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ R&R, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल सा पूछा है कि क्या एंगेजमेंट लेटर हमें भेजना है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हम समझ गए ऑडिट का है, एंगेजमेंट लेटर का है। एंगेजमेंट लेटर पे कौन सा ऐसे लगता है, एंगेजमेंट लेटर पे लगता है ऐसे 210, जहां पर हम लोग एंगेजमेंट लेटर की टर्म से अग्री कराते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ चुके, ऑप्शन पढ़ते। अगर क्वेश्चन और ऑप्शन से ही आंसर मिल रहा है तो क्वेश्चन केस स्टडी को रीड करने की नीड नहीं है। तो न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंड इफ देयर इज रीसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अगर आपने ऐसे 210 पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि जब भी सीनियर मैनेजमेंट चेंज होता है तो हम लोग नए मैनेजमेंट के साथ एंगेजमेंट लेटर शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अभी सही लग रहा है। सेकंड बोलता है न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंड एवरी ईयर इंक्लूडिंग रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। यहां पर बोला है कि एवरी ईयर हमें सेंड करना है क्योंकि यहां पर रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट है कंपनीज एक्ट का। फिर यहाँ पर बोला है कि ऑप्शनल है फॉर रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, यानी पहले में बोला है कि रिकरिंग में हमेशा भेजते, सेकंड में, थर्ड में ऑप्शनल बोला है, लास्ट में बोला है कि कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है एंगेजमेंट लेटर हर साल भेजने के लिए। अब ये आपके चार ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, तो बाकी तीन आपके इनकरेक्ट होंगे। वेरीफाई कैसे करें सर, तो आपके पास ऐसे 210 का जो मटीरियल है उसको आपको ओपन करना है। मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली स्टैंडर्ड है, तो ये ऐसे 210 है। मुझे देखना है कि कब आपका एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए। तो चलो देखते कहां पर लिखा है एंगेजमेंट लेटर के बारे में। तो यहीं कहीं पर आपका होगा एंगेजमेंट लेटर। तो ये रहा आपका रिकरिंग ऑडिट के अंदर, जहां पर आपको बताया कि कब रिकरिंग ऑडिट में आपको एंगेजमेंट लेटर भेजना होता है।
तो एनी इंडिकेशन दैट मिसअंडरस्टैंडिंग है तो नया भेजते हैं। स्पेशल टर्म्स है, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, ये वाला पॉइंट ही तो हमारा एप्लीकेबल है, तो चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट होता है तो हमें नया एंगेजमेंट लेटर भेजना होता है। ये आपको ऊपर बोला है, ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड ए न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड। ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि इस साल भेजेंगे, इस साल नहीं भेजेंगे। हाउएवर फॉलोइंग फैक्टर में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज, लेकिन कुछ फैक्टर आपको कंसिडर करने, अगर ये एग्जिस्ट करते तो आपको हर साल या फिर उस साल तो भेजना ही भेजना है। टू रिमाइंड एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म, यहां पर आपका चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट वाला पॉइंट कवर है तो हम इसी को आंसर में लिखेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंड अगर वहां पर सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और इसके लिए हमें आपके केस स्टडी पढ़ने की नीड नहीं है। चलते आईसीआई के आंसर पे। आईसीआई क्या बोलता है, न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंट इफ देयर इज नो रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और सिमिलर एट R&R। फिर यहाँ पर AS29 और सॉरी SA210 का जो पैराग्राफ है उसका रेफरेंस दिया है कि ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड और अदर रिटर्न एग्रीमेंट अनलेस फैक्टर एग्जिस्ट, जैसे आपका रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। तो 1.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हैव बीन डिजाइन बाय ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये क्वेश्चन में पूछा है कि आपके ऑडिटर ने कौन सी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्रिएट करी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, हाइब्रिड या फिर ब्लैंक। अब इसको आंसर करने के लिए केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। कौन सा पार्ट पढ़ना होगा केस स्टडी का जो कि रेलेवेंट हो। ऑडिटर वर्ड कहां पर यूज था, ऑडिटर वर्ड यहां पर हमारा यूज था, तो ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंसर्न था। एक एक करके पैराग्राफ की स्टार्टिंग पढ़ते हैं। रणवीर एंड रणवीर LLP अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी सिंस लास्ट 4 ईयर। हमने 4 साल से रणवीर एंड रणवीर को अपॉइंट कर रखा है। फर्म ऑडिट एंड अश्योरेंस प्रैक्टिस इन डिफरेंट सेक्टर, यहाँ पर फर्म की डिटेल दी है तो इतना रिलेवेंट नहीं है, स्किप कर देते हैं। Considering continuance of audit, engagement partner is deliberating whether new engagement letter should be sent। ये वाला पार्ट engagement letter क्या है जो कि हम आंसर कर चुके हैं तो ये भी relevant नहीं है। अब लास्ट वाला पार्ट है हमारा, during audit engagement auditor observed that the days outstanding are significantly higher than industry average and decides to obtain independent balance confirmation of trade receivable। ये हमारे लिए important है क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल की बैलेंस कंफर्मेशन की बात कर रहा है। कंफर्मेशन लेटर रिक्वेस्ट कस्टमर टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर पार्टी अग्रीज और डिसअग्री विद इंफॉर्मेशन इन रिक्वेस्ट और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। आपने क्या भेजा है अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को, आपने बोला है उनको कंफर्म करने के लिए क्या वो इस बैलेंस से अग्री करते या फिर अग्री नहीं करते हैं। आपका ऐसा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जहां पर आप लोग रिप्लाई मांगते हैं कि अग्री या नॉट अग्री, ऐसे कंफर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जहां पर आपको रिस्पॉन्स चाहिए आपकी सामने वाली पार्टी से। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर रहेगा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि इस केस में हमें आंसर चाहिए कि अग्री या नॉट अग्री। अग्री आंसर है तो हमारा जो बैलेंस है वो सही है, नॉट अग्री आंसर है तो हमारे वहां पर अल्टरनेटिव प्रोसीजर करके आपके बैलेंस को वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 1.3, what amount of revenue from music rights to be recognized in financial statement of FY 23-24। आपसे बोला है कि म्यूजिक राइट्स का कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 2023 और 24 में। यहां पर कुछ अमाउंट्स गिवन है, इसका आंसर करने के लिए केस स्टडी पढ़ना होगा। चलते केस स्टडी पे। केस स्टडी में पैसों की बात कहां पर हुई थी, तो यहां पर म्यूजिक राइट्स और रेवेन्यू ग्रोथ की बात हुई थी, इसको समझते हैं। In India, music is an important feature of motion picture film. Music rights are generally sold to music companies during production stage itself। तो आपका म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड हम लोग जनरली प्रोडक्शन स्टेज में म्यूजिक राइट सेल कर देते हैं। तो ये पैराग्राफ आपके म्यूजिक के बिजनेस को बता रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि 1 सितंबर 23 में कंपनी ने ग्रांट करे हैं म्यूजिक राइट्स ऑफ इट्स 3 अपकमिंग मूवीज टू गोल्ड अ म्यूजिक कंपनी फॉर 3000 लाख रिसीवेबल ऑन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपने सेल की बात करी है कि हमने 1 सितंबर 23 को अपने जो राइट्स है 3 मूवी के गोल्ड कंपनी को सेल करे हैं। कितने अमाउंट पे, 3000 लाख के अमाउंट पे 3 कंपनी के राइट सेल करे हैं और सारा पैसा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसी दिन मिल जाएगा, यानी एडवांस में पैसा मिल रहा है।
Contract condition stipulates that proportionate amount shall be refunded in case of non-release of music of any of 3 movies. अगर तीनों में से कोई भी मूवी हम लोग डिलीवर नहीं करते तो उसका प्रोपोर्शनेट पैसा रिफंड करना है. प्रोपोर्शनेट पैसा कितना होगा सर? तो 3000 लैक्स अगर 3 मूवी के चार्ज करें तो एक मूवी के कितने हुए? एक मूवी के हुए 3000 डिवाइड बाय 3 यानी 1000 लैक्स. तो 1000 लैक्स एक मूवी का पैसा है. The music rights are made available to music company for first film और 1 दिसंबर. पहली फिल्म के राइट 1 दिसंबर को दे दिए, सेकंड फिल्म के राइट 1 जनवरी को और थर्ड फिल्म के दिए हमने 1 जुलाई को. तो दिसंबर 23 और जनवरी 24 दो फिल्म के राइट तो हमने आपके 31 मार्च 24 से पहले दिए हैं, यानी ईयर 23-24 में दो मूवीज के राइट दिए और नेक्स्ट ईयर 24-25 में एक मूवी का राइट दिया. अब रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा? तो इंड AS 115 बोलता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है. यहां पर हमारी ऑब्लिगेशन है मूवीज बना के उनके मूवीज के म्यूजिक को देना. तो मूवीज जो हमने डिलीवर करी है वो हमारी ऑब्लिगेशन है. ईयर 23-24 में हमने 2 ऑब्लिगेशन फुलफिल करी और नेक्स्ट ईयर में हमने एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करी. तो जो 2 ऑब्लिगेशन हमने 23-24 में फुलफिल करी है उसका पैसा हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे. सो 3000 लैक्स टोटल पैसा है 3 मूवी का. 3000 डिवाइड बाय 3, इसमें से 2 हमने डिलीवर कर दी आपके 23-24 में. तो 23-24 में 2000 लैक्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा. यही हमारा आंसर है. वेरीफाई करते हैं आईसीआई के आंसर से. तो हमारा आंसर रहेगा ए 2000 लैक्स, क्योंकि 23-24 की बात हुई है. चलते आईसीआई पे. तो आईसीआई ने भी 2000 लैक्स बोला है और बोला है कि मार्च 24 तक आपने फर्स्ट और सेकंड मूवी दे दी और मार्च 25 में आपने थर्ड दी, तो इसका पैसा आप लोग अगले साल रिकॉग्नाइज करेंगे. तो ये आपका 1.3 था. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 1.4. 1.4 में क्या बोला है? Can Miss Sana Mukherjee be reappointed as an independent director for another term of 5 years? सिंपल सा क्वेश्चन. अगेन ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है हमारे कंपनी लॉ का. कंपनी लॉ में सर कौन सा सेक्शन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? यहां पर बोला है कि क्या आपकी साना मुखर्जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए वापस से रीअपॉइंट हो सकती है क्या 5 साल के लिए? तो पहले ऑप्शन समझते हैं, फिर हम लोग वापस से केस स्टडी पर चलेंगे. ऑप्शन में बोला है कि कंपनीज एक्ट बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर. मिस साना मुखर्जी कैन बी रीअपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर. अब अगर आपने कंपनीज लॉ पढ़ा है तो कंपनी लॉ में कहीं पर भी 10 ईयर की बात नहीं हुई है. कंपनी लॉ हमेशा टर्म्स की बात करता है, ईयर्स की बात नहीं करता है. आपकी ईयर्स कितने भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन तो मुझे इनकरेक्ट लगता है. सेकंड बोला है independent director can be appointed for 2 consecutive term, each term being 5 year, that is 10 year. Miss Sana Mukherjee can be reappointed as an independent director for another term of 5 years since her first term was lesser period 1 year instead of 5 as provided under the Companies Act 2013. यहाँ पर आपकी आधी बात सही बोली है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म तक आपको अपॉइंट किया जा सकता है और कॉन्सिक्यूटिव टर्म आपका अप टू 5 ईयर हो सकता है. ऐसा नहीं कि 5 ईयर का ही होना चाहिए, अप टू 5 ईयर हो सकता है. हो सकता है आपका पहला टर्म 1 साल का हो, दूसरा टर्म 5 साल का हो, तो आपके 2 टर्म 6 साल में कंप्लीट हो गए. उसके बाद आपको कूलिंग पीरियड सर्व करना होगा एंड उसके बाद आप रीअपॉइंट हो सकते हैं. तो लॉ के बेसिस पे ये कंसेप्ट इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहां पर बोला है कि 5 साल का एक टर्म होना चाहिए, लेकिन वो अप टू है, ये आपका फिक्स अमाउंट नहीं है. सी में बोला है अंडर कंपनीज एक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम 2 consecutive टर्म, ईच टाइम कैन बी अप टू 5 ईयर. यहां पर बताया है कि 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और अप टू 5 ईयर है. मिस सना मुखर्जी कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर since she would attain 68 year of age on completion of proposed term of 5 year. Any person attaining 68 years of age cannot be appointed as an independent director. तो आपके कंपनी लॉ में कहीं पर भी एज की बात तो हुई ही नहीं है. तो अगर एज की बात नहीं हुई है तो ये पार्ट भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है. अब लास्ट पार्ट क्या है? Under the Companies Act, an independent director can be appointed for maximum 2 consecutive term. Each term can be up to 5 years.
Ms. Sana Mukherjee cannot be reappointed since she has completed 2 consecutive term. Appointment for term less than 5 year is treated as 1 year. तो ये पॉइंट हमें सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी 3 में मिस्टेक है, तो आपका आंसर रहेगा डी का। लेकिन इसको आंसर करने से पहले एक बार हम लोग आपके केस स्टडी को भी समझते हैं जहां पर सना मुखर्जी की बात हुई हो। तो सना मुखर्जी की बात कहाँ होगी? ये हमारी डायरेक्टर है, तो एनेक्चर ए में हमें मिलेंगे सना मुखर्जी। यहाँ पर शाह रतन है, रानी है, नूतन है और यहाँ पर है हमारी सना मुखर्जी। सना मुखर्जी के लिए बोला है कि ये वेटरन है, 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है एंटरटेनमेंट बिजनेस में। इनको सीईओ अपॉइंट किया था वाया नेट का, ट्रूली इंटीग्रेटेड मीडिया कंपनी थी एंड अक्रॉस 8 लैंग्वेज में थी। इनका इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 1 ईयर एंड देन रीअपॉइंटेड अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर। तो यहाँ पर 2 टर्म कंप्लीट हो गए। पहला टर्म था इनका 1 ईयर का एंड दूसरा टर्म था 5 ईयर का। दोनों टर्म कंप्लीट होने के बाद आपको कूलिंग पीरियड सर्व करना होगा, आपको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। would end on 30 जुलाई। बोर्ड प्रपोज अपॉइंट फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर। अनदर टर्म तो थर्ड टर्म हो जाएगा जो कि आपका लॉ अलाउ नहीं करता है। इफ हर अपॉइंटमेंट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड लॉज एंड रेगुलेशन, उनकी एज हो जाएगी 68 ईयर की। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर हमारा 4th वाला पॉइंट है कि यहां पर आपका 2 साल के टर्म हो सकते, तीसरे साल के टर्म के लिए अलाउ नहीं करेंगे। वेरीफाई करते आईसीआई से। चलो, आईसीआई ने बोला डी आपका आंसर है। एमसीए ने क्लैरिफाई किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेस देन 5 ईयर के टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। एनी अपॉइंटमेंट फॉर लेस देन 5 ईयर विल बी रिगार्डेड एज 1 टर्म। भले 5 साल से कम के लिए अपॉइंट किया तो आपका पूरा टर्म कहलाया जाएगा। 1.4 भी होता है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 1.5। समझते क्वेश्चन को। वेदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कालीन भैया कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन while filing ITR by the company। क्या कालीन भैया की कॉस्ट को हम लोग आपके एक्सपेंस में कंसिडर कर सकते हैं? कालीन भैया कौन है सर? तो हमने पढ़ा था ऊपर कि कालीन भैया मूवी है जो हमने अबेंडन करी है। कहां पढ़ा सर हमने? तो हमने आपकी यहां पर पढ़ा था कि कालीन भैया के बारे में, कि कालीन भैया को हमने डिसकंटिन्यू करने का सोचा है क्योंकि ये हमारे क्रिएटिव आइडियाज को और एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर आप कोई फिल्म को डिसकंटिन्यू करते हैं तो क्या आप उसका खर्चा अपने P&L में टैक्स में लेके आ सकते हैं? तो ITR की बात हुई तो DT का कंसेप्ट है। DT के अंदर आपका PGBP चैप्टर का कंसेप्ट है। तो PGBP चैप्टर में अगर आपको यह ध्यान हो तो आपने एक फिल्म का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि फिल्म की कॉस्ट को आप कौन से ईयर में कंसिडर कर सकते हैं, फुल कॉस्ट या फिर 50% कॉस्ट। तो उस केस के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई फिल्म को बीच में अबेंडन कर दिया तो उसका पूरा खर्चा आप लोग P&L में लेके आ सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार चलते हैं आपके DT पे। तो ये है आपका PGBP का चैप्टर एंड शायद पेज नंबर 130 के अराउंड मिल जाएगा हमें आपका कंसेप्ट। ये रहा आपका अबेंडन फीचर फिल्म का कंसेप्ट। ये है आपके पेज 3.128 पे। यहां पर आपको बोला है फाइनल कंक्लूजन में कि रूल 9A डज नॉट अप्लाई टू अबेंडन फीचर फिल्म एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फिल्म इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने कोई फिल्म को अबेंडन किया तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना होगा। कॉस्ट ऑफ फिल्म इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड अलाउड एज पर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये खर्चा हमें अलाउ रहेगा। तो ये आपका कंसेप्ट था। चलो आंसर करते हैं इसके बेसिस पे। Cost of production abandon can be claimed as deduction while filing ITR by the company as capital expenditure। कैपिटल है कि रेवेन्यू है? ये तो रेवेन्यू है, तो फर्स्ट तो नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन बाय कंपनी एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी वाला पॉइंट सही है। सी वाला भी पढ़ी लेते हैं। यहां पर बोला है कैन नॉट बी क्लेम, यहां पर बोला है कैन बी क्लेम सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिड नॉट एक्सीड, तो यहां पर लिमिट की कोई बात नहीं थी। बी वाला पॉइंट हमारा सही रहेगा। वेरीफाई करते आईसीआई से। तो ये रहा हमारा बी वाला पॉइंट। यहां पर भी सेम रूल का मेंशन दिया है कि डज नॉट अप्लाई टू अबेंडन फीचर एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सच फीचर फिल्म इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपकी केस स्टडी 1 के सारे क्वेश्चन हो गए कंसेप्ट। हमने सारे कंसेप्ट भी समझ लिए, उनको केस स्टडी पे अप्लाई करना भी सीख लिया। और हम आपके लिए एक एडिशनल एफर्ट और कर रहे हैं कि जो भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर केस स्टडी में पढ़ रहे हैं
इन सभी कंसेप्ट को हम एक सेपरेट कंसेप्ट नोट्स में ऐड कर रही है। ऐसा करने से आपकी जितनी भी केस स्टडीज आईसीएआई ने आज तक रिलीज करी है उन सभी के कंसेप्ट हमारे पास एक कंसेप्ट नोट्स में आ जाएंगे एंड वो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाएंगे। तो आपके आईबीएस के एग्जाम के टाइम पे आप वो सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं जो आईसीएआई ने एग्जाम में पूछे हैं, केस स्टडी में पूछे हैं, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम टाइम पे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।